चलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू पढ़ने से पहले टिश्यू के बारे में जानेंगे कि टिश्यू क्या है। तो हम जानते हैं कि टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं उत्तक, और इस उत्तक को क्या बोलते हैं? तो उत्तक जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है जो किसी एक कार्य को संपादित करते हैं मिल करके। उसी को मिल करके जब करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तो उत्तक बोलते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि सर एनिमल टिश्यू जो है ये कितने टाइप्स में बटे हुए हैं, क्योंकि हमको याद है कि इससे पहले या इससे पिछले वाला क्लास जो है आपको प्लांट टिश्यू पढ़ाए थे, और प्लांट टिश्यू काफी विस्तृत से और बहुत कम समय में आपको अध्ययन करा दिए थे। और अभी मैं आपको एनिमल टिश्यू बहुत कम समय में आपको पूरे दिमाग में घुसा दूंगा। तो आप कहने का सेंस है कि समय रहते हुए थोड़ा समय दीजिएगा और आराम से स्थायी होकर 15 से 20 मिनट तक मेरी बात को सुनिएगा। जैसे सबसे पहली बात आती है सर कि एनिमल टिश्यू जो क्या है, तो हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब कहने का सेंस ये है कि हम इंग्लिश में पढ़ाते नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो है इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएगी। जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल मतलब कोशिकाओं का वह समूह जो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करता हो, जो सिमिलर उसकी समान संरचना और समान कार्य को करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। उसी को टिश्यू कहते हैं। तो सर ये एनिमल टिश्यू है कितने भागों में बांटा गया है? तो एनिमल टिश्यू को मेनली हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। ये चारों भागों को सही से समझिएगा। पहला है एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिंग टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर, और चौथा है जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। तो सर हम सबसे पहले बात जानते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ एपिथेलियम टिश्यू, तो इस एपिथेलियम टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसी को हिंदी में बोलते हैं उपकला उत्तक। तो एपिथेलियम टिश्यू क्या है, पहले समझेंगे कि एपिथेलियम टिश्यू क्या है। तो एपिथेलियम टिश्यू वह होता है जो किसी भी शरीर के बाहरी आघातों से शरीर को बचाता है। जैसे जैसे कि मान लीजिए कि हमारे शरीर के त्वचा है, तो त्वचा क्या कर रहा है? बाहरी आघातों से बचाने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ और क्या कर रहा है? जैसे कि बाहरी चीज से हम खाना पीना जो खा रहे हैं तो वो हमारा क्या जा रहा है? मुंह में जा रहा है। तो मुंह में जाने के साथ मुंह के आंतरिक सतह को भी क्या कर सकता है? खराब कर सकता है। साथ ही साथ वो फूड पाइप के द्वारा और नीचे जा रहा है, तो फूड पाइप में भी एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। इसी प्रकार हर तरह से जहां हमारे शरीर से अंदर की ओर कोई चीज जा रही है वहां पे एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। तो एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि यह एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है? तो एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं बाहरी आघातों से हमारे शरीर को सुरक्षा करने का कार्य करता है। अच्छा सर, तो क्या एपिथेलियम टिश्यू भी कई प्रकार के होते हैं? हाँ, एपिथेलियम टिश्यू भी कई प्रकार के होते हैं, और सभी एपिथेलियम टिश्यू को देखिए, ये सभी का नाम इंग्लिश में लिखे हुए हैं इसलिए कि एग्जाम इंग्लिश में लिख के देता है। आप एग्जाम में देने जाइएगा तो उसको हिंदी में भी इंग्लिश में लिख देगा, इसीलिए खास करके हम आपको इसको इंग्लिश में लिखे हुए कुछ कुछ बात हिंदी में लिख दिए, समझ में आ जाएगा। जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। सर स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? देखिए, हम लोग नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीतर से पूछने वाला है। हम लोग रेलवे, एसएससी, जेई ये सब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछेगा, और फैक्ट वाइज एकदम याद रखिएगा कि एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू के अंतर्गत में स्क्वैमस एपिथेलियम आता है, और स्क्वैमस एपिथेलियम जो होते हैं वो कहां कहां इसका यूज होता है। जैसे एक होता है एल्वोली। एल्वोली कहां होता है? आप जानते ना है कि हमारा फेफड़ा जो होता है वो फेफड़ा कहां होता है? दाया साइड के बाया साइड? मैडम दाया साइड है। बाया साइड क्या होता है? हार्ट होता है। हार्ट होता है, और दाया साइड क्या है? तो हमारा फेफड़ा है। फेफड़ा के आंतरिक हिस्सों में देखिएगा तो एल्वोली बना होता है, जहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। वहां पे भी बाहरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है जिसको क्षति पहुंच सकती है, इसलिए वहां पर एक टिश्यू है स्क्वैमस एपिथेलियम जो एल्वोली के पास है, लंग्स में पाया जाता है। और कहा? हार्ट, हमारा हार्ट है। हार्ट के आंतरिक सतह में भी क्या पाया जाता है? स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। और ब्लड वेसल्स में और रेनल ट्यूब में। रेनल ट्यूब क्या? तो किडनी में। तो सुनिए, कहने का सेंस कि ब्लड वेसल्स में हो गया, रेनल ट्यूब में हो गया, हार्ट के आंतरिक भाग में हो गया, एल्वोली में हो गया। क्या रहेगा जी? स्क्वैमस एपिथेलियम। याद हुआ? स्क्वैमस एपिथेलियम में कौन कौन होगा, कहां कहां रहेगा? एपिथेलियम में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में और रेनल ट्यूब में। याद हुआ? नेक्स्ट दूसरा की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम। सर क्यूबाइडल एपिथेलियम, इसका आकार जो होता है वो घनाकार टाइप के होता है। कैसा होता है? घनाकार।
इसीलिए घनाकार उपकला उत्तक इसको हिंदी में पूछ देगा। एस्क्वामस का हिंदी एक बार देख लीजिएगा आप लोग, हिंदी क्या बोलते हैं, क्यूबाइडल को घनाकार बोलते हैं। घनाकार एपिथेलियम टिश्यू कहाँ होते हैं, किडनी में होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड में होता है, थायराइड ग्लैंड में होता है। सर सैलिवरी ग्लैंड मतलब सर जो हमारा नहीं है मुंह में जो सलाइवा बनता है जब हम लोग खाना खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि चिकन विकन कहीं बन रहा है तो आपको कैसे कहते रहे यार बड़ा मुंह में पानी आ गई, तो जो मुंह में पानी आने वाला सिस्टम जो है सलाइवा ग्लैंड मुंह से बन रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब कि सर मुंह में जो भोजन कर रहे हैं तो बाहरी चीज ले रहे हैं मुंह में जो हमारे मुंह को परत को खराब कर सकता है, इसलिए मुंह के परत में कौन सा है, तो क्यूबाइडल एपिथेलियम है। क्या याद रखोगे, तो क्या दो क्वेश्चन में आ गया, एस्क्वामस और क्यूबाइडल। तो क्यूबाइडल कहाँ होगा, किडनी में, सलाइवा ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड में। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको बोलते हैं कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। कोलुमनार मतलब इसी को हिंदी बोलते हैं स्तंभकार उपकला उत्तक। स्तंभकार उपकला उत्तक मतलब सर स्तंभकार उपकला उत्तक मतलब स्तंभकार मतलब कि इसका आकार स्तंभ के रूप में होता है, खड़ा खड़ा स्तंभ के रूप में होता है। और यह स्तंभकार उपकला उत्तक जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पेट के अंदर में पाए जाते हैं। और कहाँ पाया जाता है, पेट के अंदर में, श्वसन तंत्र में, आंत में और फ्लोपियन ट्यूब में। सर हमें तो समझ में आ रहा है कि पेट के अंदर में क्या पाया जाएगा, तो पेट के अंदर पाया जाएगा कोलुमनार मतलब कि स्तंभकार उपकला उत्तक। दूसरा पेट के अंदर में, तीसरा श्वसन तंत्र में, जहां पे हम लोग श्वसन कर रहे हैं वो श्वसन तंत्र में, आंत में, हमारा आंत जो है वो भी किससे बना हुआ है, तो कोलुमनार का बना हुआ है। और हमारा फ्लोपियन ट्यूब आप लोग जानते होंगे फ्लोपियन ट्यूब कहाँ होता है, तो हमारे कहने का सेंस की प्रजनन तंत्र जहां पे रिप्रोडक्शन होता है वहीं पे फ्लोपियन ट्यूब होता है। हम लोग जानते हैं कि जब क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो फ्लोपियन ट्यूब के द्वारा ही क्या आते हैं, तो अंडा ओवरी से क्या आता है, बाहर निकलते हैं। तो हम जानते हैं कि वहां पे भी क्या होते हैं, तो फ्लोपियन ट्यूब के पास भी कोलुमनार एपिथेलियम होते हैं। दूसरा की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। सर सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम जो हुआ सिलिया से बना हुआ है। सिलिया मतलब क्या होता है, देखिए ये सब लिखे नहीं है, समझ जाइएगा क्योंकि राइटिंग उतना सुंदर है नहीं यार। तो अगर आप लोगों को समझना होगा तो सिंपल सी बात है, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको समझना होगा तो अपने कॉपी से एक बार लिख लीजिएगा। अपने कॉपी से क्या कीजिएगा, अपने हाथ से उसको लिख लीजिएगा। उसको लिख लीजिएगा तो आपको समझना काफी आसान हो जाएगा, नहीं तो ऐसे हम बोल देते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करते हैं, तो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू उस जगह पे होते हैं जहां पर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू उस जगह पे होते हैं जहां पे उभार हो, मतलब जहां पे कहने का सेंस कि छोटा छोटा बाल हो। जैसे हमारे नाक में देखिए तो हल्का हल्का बाल है कि नहीं, तो नाक में हल्का हल्का बाल है तो क्या करता है, बाहरी चीजों को, गंदगी को जाने से क्या करता है, रोकता है। उसी प्रकार फ्लोपियन ट्यूब में हो गया, जो ओवरी अंडा उंडा बनता है तो अंडा उंडा को बाहर धक्का देता है, निकालता है, उसको आगे पुश करता है, तो वहां पे भी क्या होता है, तो सिलिएटेड होते हैं। ठीक, लास्ट है जिसको बोलते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंड्यूलर मतलब होता है ग्रंथि, जहां से ग्रंथि हो। और हम लोग ग्रंथि जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे ग्लैंड वाले में, कि हम लोग जानते हैं ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। और हम लोग जानते हैं मैडम कि बाह्यस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा आता है, तो लीवर आता है। ये सभी के बारे में हम वहां पे जानेंगे, लेकिन बस इतना जानिएगा कि जो भी ग्रंथियां पे जो पाया जाता है वो ग्लैंडियर एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपसे कह सकते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू आपको समझ में आ गया होगा। एपिथेलियम टिश्यू आपको समझ में आ गया होगा। सबके एक बार नाम बता दीजिए, पहला कौन सा है, स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा बताइए क्यूबाइडल, तीसरा बताइए कोलुमनार, चौथा बताइए सिलिएटेड और पांचवा बताइए ग्लैंडुलर। ठीक है, तो क्या इसको याद रखिएगा, याद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिंग टिश्यू के बारे में कि सर एक कनेक्टिंग टिश्यू क्या है। नाम ही से पता चलता है कि जोड़ने वाला उत्तक क्या है, तो जोड़ने वाला उत्तक मतलब कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू की बात करते हैं तो यह कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली रूप से यह 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार का अध्ययन करेंगे। पहले चारों के नाम याद रखिए। पहला का नाम क्या है, एनुलर कनेक्टिंग टिश्यू, दूसरा है स्केलेटल कनेक्टिंग टिश्यू, तीसरा है फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू और चौथा है एडिपोज कनेक्टिंग टिश्यू। इस सभी के बारे में हम अभी वर्णन करेंगे, अच्छे समझिएगा। देखिए, एक एनुलर कनेक्टिंग टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं वायवीय,
वायवीय संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं? वायवीय संयोजी उत्तक। यह दो प्रकार के इसमें आते हैं, एक होता है टेंडन और दूसरा होता है लिंगामेंट। एक क्या होता है? टेंडन और दूसरा होता है लिंगामेंट। आप बताओ ऋषि कि लिंगामेंट नहीं, टेंडन का यूज कहां करते हैं? क्या करता है? तो हाँ, मतलब कि यह सर मांसपेशियों को, किसको? तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। जैसे कि हमारा मांसपेशी अभी हड्डी से क्या है? जुटा हुआ है बहुत अच्छा तरह से, इसीलिए हमारा क्या है? सभी टाइट टाइट दिख रहा है। लेकिन आप देखिएगा, जो लोग कहने का सिर्फ कि वृद्ध हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, उनका मांसपेशियां हड्डी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। जब हड्डी छोड़ना उनकी मांसपेशियां स्टार्ट हो जाएगी तो हम लोग कहेंगे कि आप जो है क्या हो गए हैं? कमजोर हो गई है आपकी मांसपेशियां, अब आप बुद्धि हो गए हैं, आप बुढ़े हो गए हैं। लेकिन हम लोग का मांसपेशियां भी क्या है? एकदम टाइट है। इसका मतलब कि टेंडन हम लोग का भी बहुत अच्छा तरह से काम कर रहा है। इसका मतलब जब मांसपेशियां हड्डी से जुड़ा होता है, इसका मुख्य कारण होता है टेंडन। ठीक है सर, मांसपेशियां हड्डी से जुटा हुआ है, उसको टेंडन कहते हैं। तो क्या दो मांसपेशियां आपस में भी तो जुड़ी हुई है? हाँ, तो दो मांसपेशियां आपस में जुड़ी हुई है, ये भी टेंडन ही है। अच्छा, अब मांसपेशियां हड्डी से जुटी हुई है, ये भी टेंडन का ही कहना है। ओ सर, ये टेंडन की बात करते हैं तो टेंडन जो होता है ये किससे बना होता है सर? तो टेंडन जो होता है वो व्हाइट फाइबर से बना होता है। किससे? तो व्हाइट फाइबर से बना होता है। ओ सर, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। क्या होता है? तो कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर कि टेंडन में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें व्हाइट फाइबर होते हैं, इसमें व्हाइट फाइबर होते हैं। ये क्या करते हैं? तो दो मांसपेशियों को आपस में जोड़ते हैं या हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि लिंगामेंट क्या होता है? लिंगामेंट बड़ा मजा चीज है। क्या करता है मैडम? बोन टू बोन, मतलब कहने का सेंस कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का। जैसे कि ए हड्डी, इसका नाम क्या है? ह्यूमरस। क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? रेडियस। तो ह्यूमरस को रेडियस अल्ना आप जानते करते हैं। तो ह्यूमरस को रेडियस यहां से ऐसे जुड़े हुए हैं। ये किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ लिंगामेंट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? लिंगामेंट। मतलब दो हड्डियां आपस में जुड़ा होता है लिंगामेंट से। किस जुड़ाता है? लिंगामेंट जुड़ते हैं। याद रखिएगा, दो हड्डियां आपस में किससे जुड़ता है? लिंगामेंट जुड़ता है। तो आप बोलिएगा कि सर क्या लिंगामेंट टूट जाता है क्या? हाँ, लिंगामेंट टूटते हैं। किसको टूटता होगा? खिलाड़ियों का, जो फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जो लोग एथलीट हैं, इन लोग का टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि आप अगर खेल में हैं तो आप चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो हर समय ऐसा नहीं है कि हर समय आपकी पैर जो है एक फिक्स जगह पे ही जा रहा है। कभी भी स्लिपिंग जगह पे जा सकता है और आपका पैर मुड़ जाएगा और यहां से ऐसा क्या हो जाएगा? लिंगामेंट टूट जाएगा। लिंगामेंट टूटने से आपका पैर बाहर भी निकल सकता है, ठेहुना के पास में ऐसे टूट जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन बहुत ही खुशी की बात यह होती है कि भगवान को पता था कि एक दिन लड़का का लिंगामेंट टूटेगा, इसलिए भगवान जो है वो जांग में 2 लिगामेंट एक्स्ट्रा दे रखे हैं। उसको क्या करेंगे कि डॉक्टर के पास जाइएगा, उसको फाड़ेगा और वहां से 2 लिगामेंट को निकालेगा और फिर से आपको पैर में जोड़ देगा। तो ये कहने का सिंह भगवान का वो है भाई, तो उसको अलग चीज है। लेकिन बस इतना जानने के लिए है कि लिगामेंट क्या करता है। एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि लिगामेंट क्या करता है। तो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है लिगामेंट। ओके सर, ये लिगामेंट बताइए किससे बना होता है? तो यह जो बना होता है येलो फाइबर से। किससे बना होता है? येलो फाइबर से बना होता है। ओ मतलब कि लिगामेंट येलो फाइबर से बना होता है। सर, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? इसमें तो आपने बताया कि कोलेजन प्रोटीन होता है। इसमें कौन सा होता है? इसमें होता है इलास्टिन प्रोटीन। क्या होता है? तो इलास्टिन प्रोटीन। याद रखिएगा, इलास्टिन प्रोटीन किसमें होता है? लिगामेंट में। लिगामेंट में इलास्टिन प्रोटीन होता है और किस कलर का बना? तो येलो फाइबर का, येलो फाइबर का बना होता है। ठीक है। अच्छा सर, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि लचीलापन सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो ऑब्वियस ही बात है सर, इलास्टिन प्रोटीन का बना हुआ है, इलास्टिसिटी इसमें ज्यादा है। और अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात हम कह सकते हैं कि लिगामेंट जो होगा इसमें इलास्टिसिटी का गुण सबसे ज्यादा होता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है स्केलेटल कनेक्टिंग टिश्यू। सर, स्केलेटल कनेक्टिंग टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसी को हिंदी बोलते हैं कंकालीय। क्या बोलते हैं? कंकालीय। सर, कंकालीय मतलब कंकालीय संयोजी उत्तक। मतलब अरे कंकाल मतलब हड्डी, और क्या?
मतलब हड्डी से हड्डी जोड़ने वाला, हड्डी जुटने वाला, संयोजी वाला। ओ ऐसा सर, मतलब इसमें हड्डी कौन पढ़ना है? ताकि हाँ, एगो होता है हड्डी और एगो होता है कार्टिलेज, मतलब इसको उपास्थि बोलते हैं। बोन को हड्डी बोलते हैं, कार्टिलेज को उपास्थि बोलते हैं। नहीं समझ आया? बताइए फिर से। अरे नहीं नहीं, देखो समझो, जैसे मान लो कि जैसे कि आप लोग हम चिकन उकन खाते हैं, सब लोग खाते ही होंगे मेरे ख्याल से। तो अगर चिकन खाते हो आप लोग, तो जैसे कि किसी को पसंद होता है लेग पीस, तो जब लेग पीस खाते हो तो ये बताओ मुझे कि जहां तक तुम्हारे दांत से चिवा चिवा के खा जाते हो हड्डी को, वो कार्टिलेज है। और जिस हड्डी को तुम चिवा के नहीं खा पा रहे हो, वो आपका हड्डी है, वो बोन है। मतलब मतलब कि जैसे कि मान लो कि नाक तुम्हारा क्या है, गुल्लू गुल्लू। ये गुल्लू गुल्लू अगर है तो ये तुम्हारा कार्टिलेज है। सर ये सर कनवा, सर कनवा भी कार्टिलेज का बना हुआ है। ओ मतलब हम लोग का एक बना हुआ है सर। हाँ, हम लोग का भी शरीर जो है उसमें बोन और कार्टिलेज दोनों बना हुआ है, क्योंकि एनिमल के अंतर्गत में तो हम लोग आते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि हमको कार्टिलेज समझ में आ गया कि जहां जहां पर ज्वाइंट होगी, जहां जहां पे ज्वाइंट होगी उसके ऊपरी सतह पे कार्टिलेज होगा, उसके बाद बोन होगा। इसीलिए याद रखिएगा, जब कोई नाक छेदाई होगा, कान छेदाई करेगी लड़कियां, तो उस समय उन लोग को ज्यादा दुखता नहीं है। क्यों नहीं दुखता है? क्योंकि कार्टिलेज में वेसल्स नहीं होते हैं। वेसल्स नहीं होते हैं मतलब उसमें एक तंत्रिका ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं जो आपको संवेदना भेज सके, दर्द का एहसास करा सके। ऐसा उसमें कार्टिलेज में कुछ नहीं होता है। इसीलिए कान को छिदवाते समय लड़कियों का दर्द का एहसास नहीं होता है बोलिएगा, झूठ बोल रहे हैं हमारे, कितने का दर्द हो भाई? दर्द होता है, लेकिन क्यों दर्द होता है? क्योंकि ऊपर में क्या है, स्किन है। तो जब तक स्किन में आपको दर्द हो रहा है, उसके बाद आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि अंदर में कार्टिलेज है। और कार्टिलेज को अंदर में घोपिए, कुछ करिए, उसमें दर्द ना होगा। ये तो समझ ही रहे हो। कोई कोई तो यहाँ से लेके यहाँ तक छिटवा लिया जाए, है ना, जरो अच्छा ना लगता है। देखिए, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, तो एक कंकाली उत्तक की बात करते हैं, तो यह होता है इसमें बोन और एक है कार्टिलेज। सर हम आपको बता दो बोन क्या होता है। देखो, बोन हम आपको बता दिए कि सर ये हड्डी ऊपर में है, लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट हड्डी के ऊपरी सतह पे जो होगा वो क्या होगा, कार्टिलेज होगा। क्योंकि यहाँ पे गुलगुल टाइप का होगा कि ताकि इसे जब दोनों लड़े तो ज्यादा कटर कटर के आवाज ना करे। अच्छा, ये बताइए सर, ये बोन जो होता है, ये बोन के ऊपर में एक आवरण होता है। बोन के ऊपर में क्या आता है, आवरण होता है, जो ढका होता है बोन, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम का बना होता है बोन का आवरण। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बोन के ऊपरी आवरण किससे बना हुआ है, तो पेरिटोनियम का बना हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए मैडम, अगर आपसे पूछें कि बोन में किस प्रकार का प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन सा प्रोटीन बोन में पाए जाते हैं? ओसिन। बहुत अच्छा, याद रखिएगा, हमारा बोन जो बना हुआ है ओसिन प्रोटीन से बना हुआ है। क्या से? ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन से हमारा क्या बना हुआ है, तो हमारा बोन बना हुआ है। और जब हड्डी का जहां अध्ययन करते हैं, उसको कहां अध्ययन करते हैं? ओस्टियोलॉजी में। ना देखते हैं कि हम लोग को जाना होता है, जैसे कि पैर में दर्द हो गया, हड्डी में दर्द हो गया, ये बुआ जाना कौन डॉक्टर से देखा था? वो डॉक्टर का नाम क्या है कि ऑस्टियोलॉजी में, ऑस्टियोलॉजी डॉक्टर से बनवा देखवा लो। तो हम लोग वहां जाते हैं, हम लोग दिखवा लेते हैं जाके। तो ऑस्टियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो हड्डी का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, हड्डी बहुत ही शानदार चीज है जी। आपको पता होना चाहिए कि जिसमें हड्डी ना होगा उसमें ब्लड नहीं बनेगा, और ब्लड नहीं बनेगा तो समझ ही रहे हैं कुछ नहीं हो सकता है। सुनिए, हमारा बोन में दो प्रकार के ब्लड बनते हैं बोन मेरो से, एक रेड बोन मेरो और एगो येलो बोन मेरो। एक रेड बोन मेरो होता है, एगो येलो बोन मेरो होता है। मतलब सर, रेड बोन मेरो से तो आरबीसी बनेगा सर, येलो बोन मेरो से सर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? अरे बाप रे बाप, जितना आरबीसी महत्वपूर्ण आपके शरीर के लिए है, उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? डब्ल्यूबीसी है, जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो क्या करता है मैडम? हाँ, ये आपके शरीर में रोगाणुरोधक क्षमता प्रदान करता है। जब आपको बीमारी उमारी होगा तो सबसे पहले लड़ने की क्षमता यही जनरेट करेगा। सर्दी हो गया किसी को बुखार लग गया, वायरल डिजीज कुछ हो गया, तो कुछ लोग बहुत जल्दी मुंह फाड़ के बीमार हो जाएंगे कि हमरा हो गलऊ, हैजा हो गलऊ, हमरा हाउ हो गलऊ। लेकिन सुनिए, जिसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा नहीं जी, मतलब अच्छा कंडीशन में जब होती है, तो आप उसको बीमारी जो होगा उसको जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे सर्दी उर्दी हो गया, खांसी वासी हो गया, ये जल्दी उसका बॉडी रिकवर कर लेगा।
लेकिन जिसमें नहीं होगा वो हो रहा है, उसको दवाई खाते जाएगा। अगर कहीं जख्म भी हो गया तो कई दिन से जख्म होल है उसको, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जानते हैं, सबसे बड़ी बात आती है क्या कि ये बचपन में नहीं होता है। जो छोटकन छोटकन बचपन होता ना है, नवजात शिशु जो होते हैं उसमें नहीं होता डब्ल्यूबीसी की मात्रा। डब्ल्यूबीसी की मात्रा वयस्क अवस्था में आने के बाद आता है। इसीलिए आप देखिएगा छोटकन छोटकन बचपन को हर तीसरा दिन बचपन बउआ के बुखार लग गई है जी, फिर क्या बोलेगा सर्दी हो गई है जी, हाई हो गया है जी। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी की मात्रा उसमें कम है, उसमें उस बउआ की गलती नहीं है। धीरे धीरे वो बउआ जब सियान होगा, जवान होगा, तो ऑटोमेटिक डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां से होता है, तो आप कहिएगा कि येलो बॉन मैरो से होता है। आरबीसी का निर्माण कहां से होता है, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इसका निर्माण कहां से होता है, तो आप बोलिएगा रेड बॉन मैरो से होता है। फिर बोलता है कि सर ये जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहां से होता है, क्या सभी हड्डी से होता है? नहीं, देखिए याद रखिएगा, आरबीसी का निर्माण सभी हड्डियों से नहीं होता। जैसे क्या मान लीजिए कि हड्डी से बोले, हड्डी से बोले, नहीं। आरबीसी का निर्माण लंबी लंबी हड्डियों से होती है। जैसे कि जांग की हड्डी क्या होती है, लंबी होती है। तो शुरुआत में आरबीसी के निर्माण जो होता है वो हड्डी के बीच वाले भाग से होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि बीच से कहाँ रहता है, किनारे अवस्था में। जैसे कि जांग की हड्डी, तो जांग की धीरे कहाँ चलता है, किनारे पर चलता है। और जब किनारे पर चल जाता है तो वहीं से ब्लड का निर्माण सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी देखिए किसी किसी को ज्वाइंट पर एक्स्ट्रा हड्डी आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा हड्डी आने का रीजन क्या हुआ, एक्स्ट्रा हड्डी आने का रीजन ये हुआ कि आपका जो ब्लड बन रहा था वो पहले बोन के बीच से भाग से बन रहा था। जैसे जैसे आप जवान हुए तब से कहां चला गया, वो किनारे चला गया। और जब नीचे किनारे चला गया तो वहां पे ब्लड वेसल्स क्या है, ज्यादा बन रहे हैं, जिससे वहां की कोशिका ज्यादा सक्रिय है। और वहां की कोशिका अगर ज्यादा सक्रिय है तो वहां पे एक्स्ट्रा चीज हो सकता है, और एक्स्ट्रा चीज वही आपको हड्डी उड्डी बन जाते हैं। जो ओरिजिनल में हड्डी नहीं होता है, स्ट्रोनशियम का बना होता है, उसके बारे में मत ज्यादा जानिए। देखिए आगे बात करते हैं। तो हम लोग समझ लिए सर बोन के बारे में, समझ लीजिए। अब हम लोग बताओ सर कार्टिलेज के बारे में कि कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं। देखो यार बहुत सारा गंदगी ज्यादा हो जा रहा है, ठीक ना। आप अपने किताब में कॉपी में बढ़िया से लिख लेना, इसको पहले लिख करके अपने हाथ से लिखोगे ना तब ज्यादा सीखोगे। हम जो बात बोल रहे हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट, उसको अपने कॉपी में लिख लो। अगर लिख लोगे, सच बता रहे हैं, इससे शानदार आपको एक पेज में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। इसको पढ़ने के लिए 2.5 घंटा 3 घंटा समय दोगे तब मिलेगा आपको। लेकिन आपको एग्जाम के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट को बोल दे रहे हैं आपको, एकदम दिमाग में बैठ लीजिए। एक कार्टिलेज जो होता है सर, एक कार्टिलेज जो होता है वो क्या होता है सर, तो हम कह सकते हैं कि बोन के छोटका भाई होता है, कमजोर वाला पार्ट, जिसको करके चिवा के हम लोग खा जाते हैं। जहां तक खा पा रहे हैं वो कार्टिलेज है, और जिस हड्डी को नहीं खा पा रहे हैं वो हड्डी है। अच्छा सर ठीक है। तो कार्टिलेज जो होगा ये किसका बना होता है सर, जैसे कि आप तो बोल दिए कि कार्टिलेज के बाहर एक आवरण होता है, उसको पेरिटोनियम का बना होता है। इसका सर ये किसका बना होता है, तो ये जो होता है ये भी पेरिटोनियम का ही होता है, लेकिन कार्डियोपोटियम के नाम से जानते हैं इसको। ये दिमाग में इसको नहीं आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा। और सुनिए एक बात और याद रखिएगा, ये जो कार्टिलेज जो है इसमें एक प्रकार का, चलिए तो इसके बाद हम कार्टिलेज की बात करते हैं। तो कार्टिलेज जो होता है किस प्रोटीन का बना होता है मैडम, तो यह जो होता है कॉन्ड्रिन, क्या होता है, तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है। और कार्टिलेज के ऊपर में एक आवरण होता है, वो किसका बना होता है मैडम बताइए। कार्टिलेज के ऊपर एक आवरण होता है, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। तो याद रखिएगा कार्टिलेज के ऊपर एक आवरण होता है, उसे किसको बोलते हैं, तो पेरिकार्डियम का बना होता है। तो कार्टिलेज के बारे में आप इतना याद रखिएगा, इतना काफी है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू की बात करते हैं तो इसमें क्या आते हैं, तो इसमें आपका ब्लड आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, आपका लिम्फ आ जाएगा। मतलब ब्लड और आपका लिम्फ, ये क्या है, तो ये भी एक तरल संयोजी उत्तक के अंतर्गत में आते हैं। याद रखिएगा तरल संयोजी उत्तक के अंतर्गत में क्या क्या आता है, एक ब्लड और एक लिम्फ। लिम्फ आप जानते ही होंगे क्या होता है। लिम्फ जो होता है हमारे शरीर में हमारे अपचित पदार्थों को क्या करता है, तो वहन करने का काम करता है। और हमारा ब्लड जो होता है एक कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के क्या करता है, परिवहन करने के लिए जिम्मेदार होता है, हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू। देखिए एडिपोज टिश्यू, इसी को हिंदी में बोलते हैं वायवीय उत्तक। क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं वसीय उत्तक। एडिपोज टिश्यू का बोलते हैं तो वसीय उत्तक। याद रखिएगा एडिपोज टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं वसीय उत्तक, मतलब फैट वाला। जैसे कितने टाइप के होते हैं सर, एक होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू और एक होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू।
मतलब एक व्हाइट एक ब्राउन। देखिए व्हाइट वाला का आकार बड़ा बड़ा होता है और ब्राउन वाला आकार कैसा होता है, छोटे छोटे। जैसे 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 उम्र बढ़ता है उसमें व्हाइट एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो बड़ा बड़ा होता है, वसीय ऊतक बड़ा बड़ा होता है। लेकिन छोटे बच्चों में क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो आपके शरीर में उष्मा को प्रदान करने काम करता है, आपको हीट एनर्जी देता है, मतलब कि आपकी क्या करता है, हमेशा लगेगा आपका शरीर गर्म है। इसलिए बच्चा में जो होता है ये कौन सा, ब्राउन वाला होता है, उसमें उष्माओं को संग्रहित करने का गुण बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ठंडवा में देखिएगा लड़कवन के लंगटे घूमते रहेगा, उसको मैया होकर कितनों कही रह जाए अरे बउआ कपड़ा पहन ले, क्योंकि मैया को एहसास हो रहा है कि बहुत ठंडा है, लेकिन बचवा को ठंडा एहसास नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें एक टिश्यू पाया जा रहा है जिसका नाम है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें क्या होगा, तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू में कमी आएगी और व्हाइट एडिपोज टिश्यू जाएगा और धीरे धीरे उसको भी ठंडा का एहसास होने लगेगा। तो उसको घूमने दीजिए, कोई दिक्कत उसको नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एक रेखीय, अरेखित और हृदयक मांसपेशिया। देखिए मांसपेशिया उत्तक की बात करते हैं, पेशी उत्तक की बात करते हैं, तो पेशी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और हृदयक। रेखित मांसपेशिया कौन सी मांसपेशिया होती है, अरेखित मांसपेशिया कौन सी मांसपेशिया होती है, और एक हृदयक मांसपेशिया कौन सी मांसपेशिया होती है, सभी मांसपेशिया के बारे में बात करेंगे। देखिए रेखित मांसपेशिया जो होती है हमारे हाथ में, पांव में, चेहरे में, जहां पे हमको थकान होता है, जैसे नहीं कहते हैं कि हम दौड़ के आए हो, बड़ी मसल्स में दर्द है, तो वह जो होगा वो रेखित मांसपेशिया। जिस मांसपेशिया में आपको दर्द का एहसास नहीं होगा वो रेखित मांसपेशिया नहीं है। मतलब सर, मतलब ये कि मान लीजिए कि एक थड़ी आप खाना खा लिए, आपका मुंह दुखाने लगा, लेकिन क्या आप कहते हैं कभी कि हमारा आंख दुखाए लगा रे, कि फूड पाइप दुखाए लगा, कभी ऐसा नहीं कहते होंगे कि हमारा फूड पाइप दुखा रहा है। आप कहते हो कि मेरा मुंह दुखा लगा, कितना खाना खा लिए हैं। तो आपका मुंह अगर दुख रहा है, इसका यहाँ का मसल जो है वो रेखित है, जहां का मसल नहीं दुख रहा है वो अरेखित है। अरेखित मांसपेशिया जिसको बोलते हैं अनस्टिप्ड मांसपेशिया, एक होता है स्टिप्ड मांसपेशिया। तो ये मसल्स जो होते हैं जो हमारे नियंत्रण में काम नहीं करते हैं, अरेखित मांसपेशियां हमारे नियंत्रण में काम नहीं करते हैं। जैसे हम बोलेंगे हाथ उठाओ, हाथ उठा दिए, रेखित में हो गया। हम खाना मुंह में डाले और यहाँ पे लेके गए और हम बोले कि खाना यहाँ पे रुक जाओ, तो खाना यहाँ पे क्या रुक जाएगा, खाना अगर अंदर चला गया, हम बोले आंख खाना मत पचाओ, क्या खाना नहीं पचाएगा, वो अपना काम करते रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, मतलब कि वो आपके नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर कि ये मांसपेशियां आपके नियंत्रण में होते हैं और ये मांसपेशियां आपके नियंत्रण में नहीं होते हैं। और एक लास्ट होता है, उसको बोलते हैं हृदयक मांसपेशिया। हृदयक मांसपेशिया एक अलग टाइप के मांसपेशियां है। जैसे कि समझिएगा, आपके शरीर में हर मांसपेशियां अलग दिखेगा, लेकिन कलेजी कलेजी जैसे किसी की चाहत होगी, ये हो खसिया के कलेजिया हमारा देना, ये हो मुर्गवा के कलेजिया हमारा देना, काहे उसको ज्यादा टेस्ट लगता है, क्योंकि उसको हर मांसपेशियां से अलग मांसपेशियां उसको दिखेगा। तो क्या हर मांसपेशिया से अलग दिख रहा है, इसीलिए उस मांसपेशियां को हम अलग से लिखते हैं हृदय मांसपेशियां, जो कार्डिक मांसपेशिया है, जो हमारा हृदय में पाया जाता है। और कार्डिक मांसपेशिया में रेखित और अरेखित दोनों प्रकार की मांसपेशियां पाए जाते हैं। ये मांसपेशियां भी हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, याद रखिएगा, ये भी हमारे इच्छा पर नियंत्रण नहीं है। हम कहेंगे हृदय थोड़ा देर के रुक जाओ, तो रुक जाएगा, तुमको लेकर चल जाएगा, इसलिए उसको रुकने नहीं देना है, और ये आपको रोकने से रुकेगा भी नहीं। जिस दिन रुकेगा उस दिन आप रुक जाइएगा। बात समझ रहे हैं? तो हृदय मांसपेशियां जो होगा वो रेखित और अरेखित दोनों में होते हैं, इसका नियंत्रण हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक लास्ट है नर्वस टिश्यू। देखिए नर्वस टिश्यू जो है ना, इसका नाम है तंत्रिका उत्तक। पूरे संरचना का नियंत्रण, कंट्रोल सब यही कर रहा है। और ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो हम एक दिन क्या करेंगे कि नर्वस टिश्यू को बढ़िया समझा देंगे आपको, ताकि अच्छा से समझ पाए। तो आप, मुझे उम्मीद है कि इतने सारी बातों को आप याद रखे होंगे। मेरे ख्याल से 20 मिनट की जगह पे 25-30 मिनट का क्लास चला गया होगा, लेकिन आप धैर्य रख के थोड़ा सा देख लीजिएगा। सच बता रहे हैं, इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, कि ताकि हम क्या सुधार करें। अगर जो सुधार करना हो वो भी लिखिएगा, और जो सही लगा हो वो भी लिखिएगा, और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस, धन्यवाद।